नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखेंगे। वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ रिवीजन भी करेंगे। एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा जिसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं। और सेशन के अंत में, जैसा कि हर वीडियो में करते हैं, ट्रेडिशनल अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। और टेलीग्राम चैनल में मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा। अगर आपने ज्वाइन किया है तो ठीक है, वरना आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। आइए देखते हैं उसके उत्तर को और उसकी व्याख्या को। प्रश्न था दोस्तों, प्रभाकर मिश्रा जिनका निधन 14 जुलाई 2023 को रांची में हो गया, किस खेल से जुड़े खिलाड़ी थे? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट अथवा ऑप्शन डी तीरंदाजी। प्रभाकर मिश्रा फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, रांची के रहने वाले थे, जिनका निधन हो गया है जुलाई में। आइए इनके बारे में भी शॉर्ट में जान लेते हैं। देश के फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार किए जाने वाले झारखंड फुटबॉल के जादूगर 75 वर्षीय प्रभाकर मिश्रा का 14 जुलाई को रांची में निधन हो गया। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 1977 में किया था। आपको बता दें कि 2002 में HEC से रिटायर हुए थे और 1966 में उन्होंने मुंगेर से फुटबॉल की अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। आइए अब इम्पॉर्टेंट नए प्रश्नों को देखते हैं जो कि झारखंड करंट से रिलेटेड है। और पहला प्रश्न है आज का, रांची में पहली बार किस इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है? ऑप्शन ए एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप, ऑप्शन बी एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप, ऑप्शन सी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप अथवा ऑप्शन डी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एशियन वीमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है झारखंड, यानी रांची में इसका आयोजन किया जाएगा बहुत जल्द। यानी इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एशियन वीमेन हॉकी चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है झारखंड को और इसका आयोजन अक्टूबर के महीने में किया जाएगा। आइए इसे भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। देश में पहली बार एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए झारखंड को मेज़बानी मिली है, यानी झारखंड इसकी मेज़बानी करेगा और इसका आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के दौरान किया जाएगा। और रांची में पहली बार इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है और साथ ही भारत में भी इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। टूर्नामेंट में कुल 21 मैच खेले जाने हैं और सभी मैच रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत समेत कुल 6 टॉप टीमें पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें भारत के अलावा चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड की हॉकी की टीमें शामिल होंगी। इस टूर्नामेंट के लिए झारखंड सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को सौंपा है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। वर्तमान में झारखंड के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी खेल मंत्री हैं हफीजुल हसन। वहीं हॉकी इंडिया की बात करें तो ये हैं दिलीप तिर्की, जो कि एक पद्मश्री अवार्डी हैं और वर्तमान में हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और साथ ही हॉकी झारखंड के प्रेसिडेंट हैं भोलानाथ सिंह, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही एशियन हॉकी फेडरेशन का उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। और आज का नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किन 2 जिलों के विकास योजनाओं से संबंधित मुख्यमंत्री को बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना नामक एक पुस्तक भेंट की गई है? ऑप्शन ए पलामू और लोहरदगा, ऑप्शन बी गुमला और चतरा, ऑप्शन सी पलामू और चतरा अथवा ऑप्शन डी गढ़वा और लातेहार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गढ़वा और लातेहार। गढ़वा और लातेहार जिलों के विकास योजनाओं से संबंधित ये पुस्तक है बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना के नाम से, जिसे मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। जैसा कि आपको पता होगा, इसी वर्ष के शुरुआत में बूढ़ा पहाड़ एरिया को नक्सल मुक्त करा दिया गया था और उसके विकास से जुड़ी इस योजनाओं के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है, बताया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना नामक पुस्तक भेंट की गई है। इस पुस्तक में गढ़वा, लातेहार जिला और छत्तीसगढ़ के सीमा से सटे लगभग 30 किलोमीटर की परिधि में फैले बूढ़ा पहाड़ इलाके के नक्सल मुक्त होने के बाद वहां चलाई जा रही विकास योजनाओं की पूरी जानकारी इस पुस्तक में है। और नक्सल मुक्त किए गए इन क्षेत्रों में बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी BPDP से संबंधित विस्तृत कार्य योजना भी विभाग ने तैयार की है और इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का समग्र विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले कुल लगभग 4000 परिवार और 20,000 व्यक्तियों का भी व्यक्तिगत सर्वेक्षण कर उनके कल्याण और विकास की रणनीति बनाई गई है। साथ ही आसपास के 27 गांवों का सर्वेक्षण कर वहां के सामाजिक और आधारभूत संरचनाओं का भी आकलन किया गया है ताकि उस एरिया का ओवरऑल विकास किया जा सके। और इसके लिए पहले ही झारखंड सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट यानी राशि अलॉट कर दिया है। आइए अब तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं और आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में दूसरा सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी पाकुड़। दोस्तों, झारखंड का पहला सैनिक स्कूल तिलैया में है और दूसरा जल्द ही अब दुमका में खुलने जा रहा है। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुमका। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दुमका के जरमुंडी में जल्द ही एक सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है और सैनिक स्कूल के लिए जरमुंडी प्रखंड के विशुनपुर में 50 एकड़ ज़मीन को चयनित कर लिया गया है और जरमुंडी में खुलने वाला यह सैनिक स्कूल राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल होगा। जैसा कि आपको पता है, झारखंड में पहले ही तिलैया में, कोडरमा में एक सैनिक स्कूल ऑलरेडी कार्यरत है यानी संचालित है। यह सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होता है और यह पूरी तरह से रेसिडेंशियल विद्यालय होता है और पूरे देश में लगभग 33 ऐसे सैनिक स्कूल हैं। आइए इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। बता दें कि इसका जो एफिलिएशन होता है वो CBSE के माध्यम से होता है यानी CBSE एफिलिएटेड होता है और यहाँ पढ़ाई CBSE करिकुलम के आधार पर की जाती है और देश के अधिकांश राज्यों में ऐसे सैनिक स्कूल हैं और देश में कुल 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल हैं। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां 2-2 सैनिक स्कूल कार्यरत हैं। वहीं सैनिक स्कूल के तिलैया की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में 16 सितंबर को की गई थे और इसके फाउंडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल LEG स्मिथ। और आज का चौथा नंबर प्रश्न है, झारखंड सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किन स्थानों को टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ने पर कार्य शुरू कर चुकी है? ऑप्शन ए गेतल सूद डैम, ऑप्शन बी हुंदरू फॉल, ऑप्शन सी जोन्हा फॉल अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी गेतल सूद डैम, हुंदरू फॉल और जोन्हा फॉल, इन तीनों ही स्थान पर टूरिस्ट कॉरिडोर यानी तीनों ही स्थान को जोड़कर टूरिस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। झारखंड सरकार ने इन तीनों स्थल यानी गेतल सूद डैम, हुंडरू फॉल और जोन्हा फॉल को टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ने जा रही है। इन पर्यटन स्थलों को सरकार ने राजकीय महत्व का दर्जा दे दिया है। गेतल सूद डैम, हुंडरू फॉल और जोन्हा फॉल को विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा और कॉरिडोर निर्माण से क्षेत्र का विकास भी होगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गेतल सूद डैम के पास रिजॉर्ट बनाने के लिए जिला प्रशासन ने 5 एकड़ भूमि भी आवंटित किया है। आज का 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड में पहला रिसर्च सेंटर मैनेजमेंट सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर एंड रिसर्च की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की जाएगी? XLRI, ऑप्शन बी IIT ISM, ऑप्शन सी BAU अथवा ऑप्शन डी DSPMU यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर एंड रिसर्च की स्थापना की जा रही है और ये राज्य में पहला ऐसा सेंटर होगा।
DSPMU के स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जल्द ही DSPMU मैनेजमेंट सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। यह झारखंड में पहला रिसर्च सेंटर होगा जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होगी और लैब इसमें स्थापित की जाएगी। रिसर्च के लिए सरकार के सहयोग से सेंटर बनाया जा रहा है और स्टूडेंट फैकल्टीज़ को वैश्विक स्तर पर सुविधाएं दी जाएंगी। इसके वर्तमान में कुलपति हैं प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य। वहीं DSPMU यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और रांची यूनिवर्सिटी का जो रांची कॉलेज था उसे ही कन्वर्ट कर रांची विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया है और बना दिया गया है अब रांची यूनिवर्सिटी से अलग कर रांची कॉलेज का नाम ही DSPMU कर दिया गया है, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। और रांची कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। आइए दोस्तों, अब बारी है वन लाइनर के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को रिवीजन करने की। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड के किस जिले में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का सबसे अधिक दोहन किया जा रहा है? इसका उत्तर है धनबाद। धनबाद जिले में सबसे ज़्यादा पानी का दोहन किया जा रहा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में लॉन्च किया गया देश का पहला डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल से कितने खेलों को जोड़ा गया है? इसका उत्तर है 32 स्पोर्ट्स। जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल के नाम से है, जिसमें 32 स्पोर्ट्स को जोड़ा गया है और स्पोर्ट्स से संबंधित और खिलाड़ियों से संबंधित सारी जानकारी इस पोर्टल में उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, JMM ने अपना कौन सा स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी 2023 को मनाया? उत्तर है 51वां, यानी 51वां स्थापना दिवस JMM ने मनाया है गोल्फ ग्राउंड में और 1973 में गोल्फ ग्राउंड में यहीं पे इसकी स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के कितने जिलों में माँ का दूध यानी ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृति आदेश जारी किया है? इसका उत्तर है 4 माँ का दूध बैंक स्थापित किया जाएगा रांची, दुमका, हजारीबाग और बोकारो में। अगला प्रश्न है, झारखंड के गृह मंत्री कौन हैं? इसका उत्तर है हेमंत सोरेन। वर्तमान में झारखंड के गृह मंत्री हैं हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो जो कि पूर्व मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया गया है और शिक्षा मंत्रालय को वर्तमान में मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है, अतः वर्तमान में गृह मंत्री हैं। गृह मंत्रालय हेमंत सोरेन के पास ही है। आइए दोस्तों, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड सरकार ने टीबी उन्मूलन यानी टीबी इरेडिकेशन के लिए किस वर्ष को लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए दिसंबर 2023, ऑप्शन बी दिसंबर 2024, ऑप्शन सी दिसंबर 2025 अथवा ऑप्शन डी दिसंबर 2023। इसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अब देखते हैं ट्रेडिशनल अफेयर्स यानी स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का की स्मृति में किस वर्ष एक डाक टिकट जारी किया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2019 अथवा ऑप्शन डी 2021। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी वर्ष 2000 में अल्बर्ट एक्का के स्मृति में एक डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था और यह टिकट 3 रुपये का टिकट था। आइए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। वर्ष 2000 में 50वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने अल्बर्ट एक्का की स्मृति में 3 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया गया था। अल्बर्ट एक्का, जैसा कि आप जानते हैं, एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं जिन्हें 1972 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे 3 दिसंबर को। और उस समय जो लड़ाई लड़ी गई थी वह लड़ाई थी जहां शहीद हुए थे अल्बर्ट एक्का, वह लड़ाई थी हिली की लड़ाई या गंगा सागर की लड़ाई। यानी जिस स्थान पर वह लड़ रहे थे और शहीद हुए थे, हिली नामक स्थान पे लड़ा गया था और गंगा सागर
नामक स्थान था जहाँ पे ये लड़ा गया था, इसलिए इसे गंगा सागर की लड़ाई या हिली की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अब तक कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र से भारत में सम्मानित किया जा चुका है और अल्बर्ट एक्का ऐसे 12वें व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और अंतिम बार परमवीर चक्र 1999 में दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का के नाम से गुमला में एक ब्लॉक का नाम भी रखा गया है और यह ब्लॉक है अल्बर्ट एक्का जरी ब्लॉक। पहले यह जरी नामक ब्लॉक था जिसका नाम अल्बर्ट एक्का के नाम पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि उनका जन्म भी जरी नामक स्थान पर जरी ग्राम में गुमला में ही हुआ था 1942 में 27 दिसंबर को। आइए अब बारी है वन लाइनर के फॉर्म में कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को जानने की और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, किस जिले से अलग कर गुमला एवं लोहरदगा का गठन किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1983। गुमला और लोहरदगा का गठन 1983 में किया गया था और रांची से अलग करने के बाद 1983 में गुमला और लोहरदगा नया जिला बना था। इसके अलावा रांची से अलग कर एक और जिला का गठन किया गया था 2007 में और यह जो जिला है वह है खूंटी जिला। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह बहादुर बापला किस तरह का विवाह है? दोस्तों, संथाल जनजाति में कई तरह का विवाह प्रचलित है। जो मुख्य विवाह है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसे किरिंग बापला कहते हैं। परंतु बहादुर बापला नाम का भी एक विवाह का प्रचलन है जिसमें लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं। इसके अलावा प्रेम विवाह से एक और संबंधित एक और विवाह है जिसे राजा राजी बापला कहते हैं और इसमें गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है। और अगला प्रश्न है, झारखंड में खादी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने के लिए खादी डिपो की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका उत्तर है सरला देवी। सरला देवी जो कि स्वतंत्रता सेनानी रही हैं झारखंड में, उनके द्वारा ही खादी आंदोलन के दौरान झारखंड में खादी डिपो का स्थापना किया गया था ताकि खादी आंदोलन को प्रसारित किया जा सके। और सरला देवी, आपको बता दें कि सरला देवी, सरस्वती देवी ये प्रमुख नाम हैं महिलाओं के जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफ़ी सक्रिय रहा करती थी। अगला प्रश्न है, तिलमी का किला किस जिले में स्थित है? आपको बता दें कि तिलमी का किला खूंटी में स्थित है और यह कर्रा प्रखंड में स्थित है और इसका निर्माण 1737 में किया गया था और अकबर ठाकुर ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कायनाइट नामक खनिज का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? आपको बता दें कि झारखंड में पाया जाने वाला एक प्रमुख खनिज है कायनाइट और यह ताप निरोधक का कार्य करता है, यानी हीट रेसिस्टेंट का कार्य करता है। यानी एक ऐसा खनिज है जो जिसका ताप सहन करने का क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी ताप को सहन करने वाला खनिज कह सकते हैं इसे। लोहा गलाने वाली भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है विशेषकर, साथ ही चीनी मिट्टी जैसे बर्तनों के उत्पादन में भी इसका यूज़ किया जाता है और विश्व में सबसे अधिक कायनाइट भारत में ही होता है और झारखंड भी इसमें अग्रणी है। और एक इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र है जहाँ से ये भंडार मिलता है इसका, ये पूर्वी सिंहभूम में है और इसका नाम है, आपको बता दें कि लिप्सा बुरू एक ऐसा खदान है जहाँ पे कायनाइट नामक खनिज झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है और यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले में कायनाइट के नाम से एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें इसका नाम है बहरागोड़ा कायनाइट प्रोजेक्ट। तो ये था दोस्तों कायनाइट से संबंधित और कुछ इन्फॉर्मेशन खनिज से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।